स्वागत किए। बीजेपी मुख्यालय में अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में नितिन नवीन ने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभाला। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली हेडक्वार्टर में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान उनके साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। नितिन नवीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण करने के बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें गुलदस्ता देकर बधाई दी। वहीं बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नितिन नवीन को गुलदस्ता देने के बाद में भाजपा का पट्टा पहनाकर सम्मानित किया। बीजेपी ने सबसे युवा अध्यक्ष दिया है। जानते हैं कि बाकी पार्टी के अध्यक्ष कितने साल के हैं। नितिन नवीन महज 45 साल की उम्र में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 83 साल के हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 52 साल के हैं। वहीं एनसीपी में अध्यक्ष शरद पवार की उम्र 85 साल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला की उम्र भी 55 साल है। वहीं टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी की उम्र 70 साल है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती की उम्र 69 साल है। डीएमके में भी अध्यक्ष एमके स्टालिन की उम्र 72 साल है। नितिन नवीन के बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद सियासी घमासान भी शुरू हो गया। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला और कांग्रेस ने दावा किया कि बीजेपी का असल कंट्रोल गृह मंत्री अमित शाह के ही हाथों में रहेगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने बिना चुनाव के ही अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। बिना चुनाव के एक अध्यक्ष बनाया है, उसको वर्किंग प्रेसिडेंट का खिताब दिया है। वर्किंग प्रेसिडेंट भाजपा में एक कोड वर्ड होता है। उसका मतलब ये होता है कि जो नॉन वर्किंग गृह मंत्री है वो गृह मंत्रालय तो नहीं देखता, वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद को चलाता वही है। तो रिमोट कंट्रोल अमित शाह के हाथ में अभी भी रहेगा। जैसा कि पिछले कुछ सालों से आपने देखा, नड्डा जी बेचारे घूमते रहते थे अध्यक्ष बन के। काम करने वाला जो काम थे, डिसीजंस थे, निर्णय थे, वो अमित शाह लेते थे। अभी भी यही होने वाला है। बीजेपी ने पवन खेड़ा के हमलों पर पलटवार किया। रविशंकर प्रसाद ने गांधी परिवार और कांग्रेस का नाम लिए बिना निशाना साधा। तो एक छोटे कार्यकर्ता को इतनी ऊंचाई पर भाजपा ही बढ़ा सकती है। तो आज बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं उनकी क्षमता से परिचित हूं, उनके समर्पण से परिचित हूं। नितिन नवीन बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री और बीजेपी के छत्तीसगढ़ प्रभारी हैं। 1 महीने पहले हुए बिहार विधानसभा चुनाव में वो पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से 5वीं बार विधायक चुने गए थे। बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद में नितिन नवीन ने इसके लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और चलिए अब राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से सरकार का आदेश आ गया है। 5वीं तक के ऑफलाइन क्लासेस स्थगित कर दिए गए हैं। सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए आदेश जारी किए गए हैं। नर्सरी से लेकर 5वीं तक की क्लास अब ऑनलाइन होगी। ऑफलाइन क्लासेस बंद कर दिए गए हैं। बड़ी खबर, जिस तरह से AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली की जहरीली हो चुकी है और ग्राफ 4 लागू हो चुका है, उसको देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नर्सरी से लेकर क्लास 5 तक यानी कि कक्षा 5वीं तक जो ऑफलाइन क्लासेस होती थी वो बंद हो गई हैं। अब नर्सरी से लेकर कक्षा 5 तक की ऑनलाइन क्लासेस होंगी और ये सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों में ये नियम लागू होगा। पीएम मोदी के अपमान को लेकर संसद में सियासी संग्राम जारी रहा। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की दिल्ली में हुई रैली में पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र नारेबाजी की गई, जिसे लेकर राहुल और सोनिया गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं प्रियंका गांधी का कहना है कि रैली में किसने क्या कहा ये किसी को नहीं पता। बीजेपी बगैर किसी बात का मुद्दा बना रही है। देखिए रिपोर्ट। इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी का कमर खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया।
संसद में कार्यवाही शुरू होने के बाद जमकर हंगामा हुआ। शोरगुल और अव्यवस्था के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जबकि राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित अपमान का मुद्दा उठाया। नड्डा ने सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग भी की। इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा में किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी का अपमान हुआ। नेता प्रतिपक्ष देश से माफी मांगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है। वहीं पीएम मोदी के अपमान के आरोपों पर प्रियंका गांधी ने कहा कि ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटका रही है। हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है। कल रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी ने रैली की थी। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस में सबसे पहले एसआईआर लागू होना चाहिए। ये तो कांग्रेस पार्टी में जब तक एसआईआर नहीं होगा तब तक तो कुछ बनने वाला नहीं है। लेकिन मुझे लगता है ये राहुल गांधी और उनके पार्टी को उनके पूरा जो टीम है, गैंग है, उन लोगों का ये जो दिमाग चोरी हो गया है, होश चोरी हो गया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी की रैली में नारे लगे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। बीजेपी ने कहा कि ऐसे नारे कांग्रेस पार्टी की सोच और मानसिकता को दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए अब बात करते हैं एसआईआर की। जी हां, एसआईआर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि अब तक वोटर लिस्ट में करीब 4 करोड़ वोटर कम हैं। ये बीजेपी के वोटर हो सकते हैं, इसीलिए बीजेपी कार्यकर्ता इनका नाम जुड़वाने के लिए जी जान से जुट जाएं। इसे लेकर अखिलेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तंज कसा कि पीडीए